Let's start with the module 1 of legal language and legal writing. To start with this chapter is important in all aspects because it contains legal concepts. जो concept हम all other subjects में use करने वाले हैं या regularly use कर रहे हैं, उन सब की meaning definitions are coming in this module 1. It's included in this module 1 जहाँ पे सारे लीगल कंसेप्ट्स हैं. ये जो चैप्टर है मोर और लेस दिस विल बी चेकिंग आवर लैंग्वेज. दिस सब्जेक्ट बेसिकली, ये जो सब्जेक्ट है वो हम लोगों की लीगल लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, हम लोगों की लीगल लैंग्वेज बनाना चाहता है. बिकॉज व्हेन वी विल बी प्रैक्टिसिंग एंड जब हमको लीगली जो डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, जो प्रिपेयर करने होंगे, उसके लिए जो लीगल लैंग्वेज चाहिए, जो इंग्लिश चाहिए, जो कंसेप्ट पता होने चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये फर्स्ट चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही, सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है. इसमें स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पेपर्स जो भी मैंने देखे हैं, तो स्टार्टिंग में इंग्लिश लिटरेचर, मतलब लिटरेचर इन द सेंस इंग्लिश रिलेटेड, ग्रामर रिलेटेड चीज़ें हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. तो उसका जो एक्टिव पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस बनाने के लिए, फ्रेम करने के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी इंटेंशन यही है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल राइटिंग जो है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बिकॉज लीगल राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट when we are into a legal profession. So the very first thing, law, the definition of law. Law lexicon. In law is a rule prescribed by society for the government of human conduct. तो इसमें law का meaning दिया हुआ है, rule of action or of civil conduct prescribed by the competent authority. The authority which is competent in a state, in a country, that authority will be defining the law as per the country. हमारे कंट्री में कौन सा लॉ फॉलो होगा, वो हमारे कंट्री का लेजिस्लेचर जो है, हमारे कंट्री का जो competent अथॉरिटी है, जो लॉ मेकिंग पावर है जिसके पास, वो लॉ बनाएगा. तो लॉ मीन्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ है बाय लॉ, जो कोई रेगुलेशन बना है, या फिर कोई नोटिफिकेशन आया है, या फिर कोई कस्टम है. अभी इसमें कस्टम का भी डेफिनेशन आगे आएगा, वो हम करेंगे. और यूसेज हैविंग इन अ टेरिटरी द फोर्स ऑफ लॉ, जो भी एरिया कवर हो रही है, उस एरिया के रिलेटेड, हमारी एरिया, अगर हम एरिया की बात करें कि इंडिया कंसिडर कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए लॉ विल बी एज पर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो बताया है, वो लॉ होगा. तो इसमें है ना, अलग अलग जो जूरिस्ट हैं, जूरिस्ट मतलब जो द पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन लॉ, अलग अलग जूरिस्ट से रिलेटेड अलग अलग डेफिनेशंस हैं. उसमें से दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हम पढ़ेंगे, बाकी के आप रीड कर सकते हैं फ्रॉम एनी बुक. तो एज पर सेलमन इज़ अ इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट फॉर आर फर्स्ट सेमेस्टर एटलीस्ट, क्योंकि आगे का पढ़ा नहीं है. तो मैनी अ टाइम्स यू विल सी सेलमन का नाम आता है, तो you just remember this jurist name, Salman. Salman says the law consists of the rules recognized and acted on it, the courts of justice. On the courts of justice में जो recognized है, वो law है. As per Kant, law is a sum total of the conditions under the personal wishes of one man and can be combined with personal wishes of another man इन अकॉर्डेंस विथ जनरल लॉ ऑफ फ्रीडम. इम्पॉर्टेंट ये है कि जनरल लॉ ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, जो सबके लिए एप्लीकेबल है. लॉ जो होगा वो जनरल होगा. इट विल नॉट बी कि एक पर्सन के लिए लॉ अलग होगा और दूसरे के लिए अलग होगा. लॉ विल ऑलवेज बी जनरल. एंड फॉर अ लॉयर हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, लॉ वुड मीन द रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्टेड ऑन बाय द कोर्ट्स. जो कोर्ट के हिसाब से लॉ है, वो ही लॉयर के लिए लॉ है. तो हमारे लिए लॉ है जो लॉ वुड मीन द रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्टेड बाय द कोर्ट्स इज एज पर लॉयर. द मेन सोर्सेस ऑफ लॉ, हम लॉ पढ़ेंगे कहाँ से, लेजिस्लेशन से पढ़ेंगे,
जुडिशल प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस मतलब प्रीवियस केस लॉस, प्रीवियस केस लॉस हमारे लिए रेफरेंस मटेरियल होगा टू स्टडी लॉ, लेजिस्लेशन विल बी रेफरेंस मटेरियल, एंड कस्टम्स, कस्टम्स का डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। कस्टम्स इज बेसिकली ये प्रथा जो पहले टाइम से चली आ रही है, वो भी ग्रेजुअली लॉ बन जाता है। तो लॉ के मेन सोर्सेज हैं 3, वन इज लेजिस्लेशन, अनदर इज जुडिशल प्रेसिडेंस मतलब पास्ट केसेस, एंड कस्टम्स। नाउ डेफिनेशन ऑफ कस्टम, कस्टम मीन्स द हैबिचुअल बिहेवियर और प्रैक्टिस फॉलोड बाय द पीपल, जो लोग नॉर्मली रूटीन में हैबिट है वो फॉलो हो रही है तो उसको कस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी की शादी होती है तो यूजुअली फीमेल लीव्स हर पेरेंटल हाउस एंड शी गोज़ टू हाउस ऑफ हर हस्बैंड, तो ये एक कस्टम है। इट इज़ अ हैबिचुअल बिहेवियर और प्रैक्टिस विच इज़ फॉलोड बाय द पीपल, तो ये कस्टम है, ये कस्टम होके लॉ बना है। लॉ बेस्ड ऑन कस्टम इज नोन एज कस्टमरी लॉ, ऐसे लॉ को हम ये बोलेंगे कि ये कस्टमरी लॉ है, ऐसा ये कस्टम है, तो दिस इज द प्रथा, तो ये कस्टमरी लॉ है। इन फैक्ट कस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ लॉ, लॉ जो बना है, लेजिस्लेशन जो बना है, वो बना है, उसका जो सोर्स है वो कस्टम ही है, जो बहुत टाइम से किसी कंट्री में, किसी कम्युनिटी में, किसी प्रथा में, किसी भी रिलीजन में या किसी लोगों के समूह में अगर कोई चीज़ बहुत टाइम से फॉलो हो रही है तो वो कस्टम हो जाता है, और कस्टम ही बाद में कस्टमरी लॉ हो जाता है। तो कस्टम इज़ अ रूल ऑफ एक्शन voluntarily and uniformly observed by the people. See, it is voluntarily. There are two concepts, either voluntary or mandatory. जो चीज़ voluntary है मतलब it's up to you, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। It's not compulsory कि woman will be leaving her parents house and going to husband's ये, तो ये voluntary है, इसमें मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, वॉलंटरी मतलब इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू फॉलो और नॉट, बट पीपल फॉलो बिकॉज इट इज़ अ कस्टम, दैट्स व्हाई इट हैज़ बिकम अ कस्टमरी लॉ। सो कस्टम इज़ अ रूल ऑफ एक्शन voluntarily and uniformly observed by the people. It consists of a rule of conduct. Rule of conduct है उसमें कि what is to be done and what not to be done, which is approved and accepted by the community for generations. ये बहुत important चीज़ है कि from generation it is getting accepted. It's not that के at sudden के 2 साल से ये प्रथा चालू हो गई. It has to become a custom. किसी चीज़ को कस्टम बनाने के लिए वो जो चीज़ है वो पहले से चली हुई आनी चाहिए। अभी custom is an important source of law. The bulk of Hindu law is a customary law. जो हिंदू लॉ है, जो हिंदू लॉ रिलेटेड है या फिर जो इंग्लैंड लॉ है, ये दोनों कस्टमरी लॉ है बिकॉज वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू लीगल कस्टम्स और कन्वेंशनल कस्टम्स। नाउ वील स्टडी अबाउट ये डिटेल्स कि लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम क्या है। एक तो चीज़ ये होती है कि कस्टम नॉट हैविंग एनी सैंक्शन, और या तो कस्टम हैविंग अ सैंक्शन। कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको सैंक्शन दिया गया है, कोई ऐसी चीज़ होगी जो जिसको सैंक्शन नहीं होगा। कस्टम्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स विल बी हैविंग अ सैंक्शन और नॉट हैविंग अ सैंक्शन। कस्टम नॉट हैविंग सैंक्शन मीन्स विच इज़ नॉट एनफोर्स्ड बाय द लॉ, एंड जो लॉ एनफोर्स नहीं किया हुआ है, कुछ उसका सैंक्शन नहीं है, बट फिर भी वो प्रथा चल रही है। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं हमारे देश में जो कस्टम है बट वो लीगल नहीं है, वो सैंक्शन नहीं हुई है। तो इट कुड बी कस्टम्स नॉट हैविंग अ सैंक्शन एंड कस्टम्स हैविंग अ सैंक्शन। ऐसी बहुत सारी कस्टम्स हैं जो ग्रेजुअली उनको सैंक्शन मिला है, एंड जो जिनको सैंक्शन नहीं है वो ऐसी जो प्रथाएं हैं, ऐसे जो कस्टम है, ऐसे जो एक्ट है जो लोग करते हैं वो नॉन ऑब्लिगेटरी है। किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि दे हैव टू डू इट मैंडेटरीली, कंपल्शन नहीं है। पीपल डू दिस वॉलंटरीली और पीपल डू दिस ड्यू टू पब्लिक प्रेशर। अगर वो एक एरिया में रह रहे हैं, एक गांव में रह रहे हैं जहाँ पे वो कोई पर्टिकुलर कस्टम, कोई पर्टिकुलर प्रथा जो है वो फॉलो हो रही है
और वो लॉ के हिसाब से इट इज़ नॉट मैंडेटरी, यू डोंट हैव टू फॉलो दैट, बट पीपल फॉलो बिकॉज ऑफ द पब्लिक प्रेशर, उनको समाज में रहना है इसीलिए पीपल फॉलो. तो कस्टम्स हैविंग अ सैंक्शन मीन्स द कस्टम विच इज़ एनफोर्स्ड बाई लॉ. कस्टम्स जो है आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, लीगल एंड कन्वेंशनल. अभी लीगल एंड कन्वेंशनल कस्टम जो है उसके लिए एलिमेंट्स है, कस्टम्स के लिए एलिमेंट्स है, इसके है ना 4 5 6 पॉइंट्स है, जिन पॉइंटर्स को मैंने नेम दिया है RAC⁴, क्योंकि एक पॉइंट R अल्फ़ाबेट से है, एक पॉइंट A से है और बाकी के 4 पॉइंट C से है. तो फॉर हमारे लिए इजी रिमेम्बरेंस के लिए आई मेड दिस थिंग. वो मैं जब नोट्स शेयर करूँगी तो आपको इजी हो जाएगा देखने के लिए. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ एंटीक्विटी. द हैबिट इन क्वेश्चन, एंटीक्विटी मतलब एंटिक, एंटिक मतलब पुराना. तो टू बिकम अ कस्टम द थिंग हैज़ टू बी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से फॉलो होनी चाहिए. इट हैज़ टू बी फॉलोड सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड देन इट विल बी कॉल्ड एज अ दैट कस्टम इज़ हैविंग अ एंटीक्विटी फैक्टर. तो कोई भी चीज़ को कस्टम बनने के लिए ये जो 6 चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है टू बिकम दैट प्रथा एज कस्टम्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कस्टम. सो एंटीक्विटी मैंने बोला, तो एंटीक्विटी द हैबिट इन क्वेश्चन must have been followed for a long period. According to Blackstone, a custom, Blackstone again is a jurist, a custom in order that it may be legal and binding must have been used so long that the memory of man is not to the contrary. जो मतलब कोई इंसान उसके विपरीत सोच ही नहीं सकता, उसके ऑपोजिट सोच ही नहीं सकता, उसके लिए यही कस्टम है. तो वो इतना पहले से चली आ रही हो ऐसी प्रथा कि फॉर एग्जांपल के हम मंदिर जाते हैं तो हम चप्पल बाहर निकाल के जाते हैं, तो इसके ऑपोजिट कोई सोच ही नहीं सकता है और सोचना भी नहीं चाहिए. द थिंग इज़ कि वो कस्टम है, वो पहले से चली आ रही है, वो प्रथा है और जो लीगल है, जो बाइंडिंग है सब पे, जो वॉलेंटरी है, बट लॉन्ग पीरियड से है, इसीलिए वो एंटीक्विटी फैक्टर उसका जो है एंटीक्विटी कैरेक्टर एलिमेंट जो है वो कंसिडर हो रहा है टू मेक दिस प्रथा, टू मेक दिस कस्टम अ कस्टम एज पर लॉ. सेकेंड थिंग कंटिन्यूएंस. कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू फॉलो हो रही है, कोई हैबिट हो रही है विदाउट एनी ब्रेक, इसमें कोई ब्रेक नहीं है कि बीच में 5 साल के लिए ऐसा हो गया था कि कोई अभी हस्बैंड वाइफ के घर आके रहने के लिए, तो ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ में. अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यूअसली है विदाउट एनी ब्रेक, तो that is the essential element to become a valid custom. And third point is certainty. Customs must be certain and specific. ऐसा नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. That will not be a valid custom. To become a valid customs, the essential element is certainty. First one was antiquity, second was continuance, third is certainty, fourth is consistency. It should be consistent. जैसे हम लोग क्लास सोच रहे हैं कि हम कंसिस्टेंटली करेंगे, रेगुलरली करेंगे, डिसिप्लिन से करेंगे, तो प्रोविजन ऑफ कस्टम्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ वन अनदर. टू कस्टम्स व्हिच आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर कैन नॉट बी सेटअप एट द सेम टाइम. अगर एक ही चीज़ के 2 कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं, 2 अपोजिट चीज़ें हैं, तो उसको हम वैलिड कस्टम्स नहीं बोलेंगे. वैलिड कस्टम्स वही होगा जिसमें एक ही चीज़ हो, कंसिस्टेंसी हो, यूनिफॉर्मिटी हो एंड रिपीटेशन हो, रेगुलरली हो, एंड रीजनेबलनेस. जो भी कस्टम को वैलिड कस्टम बनाने के लिए वो हैबिट जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए एंड शुड नॉट बी अगेंस्ट अ पब्लिक पॉलिसी. कोई भी अगर कोई ऐसा प्रथा है कि सती प्रथा है, तो फिर वो वैलिड कस्टम नहीं होगा एज पर लॉ, क्योंकि दिस इज़ नॉट रीजनेबल एज पर द पब्लिक पॉलिसी. सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ valid customs because the element of reasonableness is not being followed in this particular case. And the last one is conformity with the law. वो लॉ के साथ चलना चाहिए अगर उसको वैलिड कस्टम बनाना चाहे. ऐसे तो बहुत सारे कस्टम्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें प्रथाएं होंगी जो अलाउड नहीं है, बट कस्टमरी लॉ मस्ट बी रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी लॉज
प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी व्हेन द डिस्प्यूट अराइजेस, अगर कुछ डिस्प्यूट है तो लोग उसको फॉलो करें, उन कन्फर्मिटी उस लॉ के लिए उनके पास प्रॉपर कन्फर्मिटी होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए कि लॉ भी ये चीज़ मानता है, ये जो कस्टम है लॉ भी ये चीज़ मानता है। तो ये 6 पॉइंट्स है जो इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया भी है। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम्स, देर आर 6 पॉइंट्स, RAC4, C से 4 पॉइंट्स है एंड A and R इज रीजनेबलनेस, A इज एंटिक्विटी एंड कंटिन्यूएंस, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी एंड कन्फर्मिटी। नाउ अगर हम स्टैट्यूटरी लॉ की बात करें तो स्टैट्यूटरी, अभी मैंने स्टैट्यूटरी लॉ वर्ड बोला इन केस ऑफ कन्फर्मिटी, तो कस्टमरी लॉ मस्ट बी रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी लॉ। अब स्टैट्यूटरी लॉ क्या है? स्टैट्यूटरी लॉ रेफर्स टू रिटन लॉज जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, फॉर्मली created and enacted by legislative body. Legislative body could be parliament. For example, parliament ने अगर कोई लॉ बनाया है, अगर कोई नोटिस आया है, अगर कोई बिल पास हुआ है तो वो स्टैट्यूटरी लॉ बन जाएगा। तो अगर वैलिड कस्टम होना चाहिए तो वैलिड जो कस्टम है वो एज पर स्टैट्यूटरी लॉ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के RBI एक्ट जो है, बैंकरप्सी कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं स्टैट्यूटरी लॉ के। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ, बेसिकली जो भी सारे लॉ है वो स्टैट्यूटरी लॉज है, सम लॉज आर कस्टमरी लॉज, वो डिटेल में आगे आएगा, वी विल गो थ्रू दैट। नाउ कमिंग टू जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस, ये भी डेफिनेशन है जो आता है इसमें। इन कॉमन लॉ दिस इज टाइटल गिवन इन इंग्लैंड टू द जजेस ऑफ King's Bench in USA and judges of Supreme Court in US। तो जस्टिस ये है कि जो जस्टिस दे रहा है, जहाँ जस्टिस का जनरल मीनिंग सबको पता है, बट एज पर लॉ द जस्टिस इज कि इट इज़ अ टाइटल गिवन इन इंग्लैंड टू द जजेस ऑफ किंग, जो किंग बेंच है, किंग की जो बेंच है उसको जो टाइटल दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड द जस्टिस। नाउ कमिंग टू राइट, राइट मतलब जनरल भाषा में हम बोलेंगे कि हमारा हक आता है पावर के साथ, हक आता है प्रिविलेज के साथ। सो एज पर डेफिनेशन राइट इज एन एब्स्ट्रैक्ट सेंस, एथिकल, करेक्टनेस और कॉन्सोनेंस। अभी कॉन्सोनेंस ये है कि एग्रीमेंट विथ समथिंग, कोई चीज़ से रिलेटेड है, कोई चीज़ से एग्री हो रहा है। राइट इज एन एब्स्ट्रैक्ट सेंस, एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस है, रैशनल सेंस है, एथिकल है, करेक्टनेस है या कॉन्सोनेंस है। करेक्टनेस है या कॉन्सोनेंस है, करेक्टनेस है मतलब करेक्ट है, कॉन्सोनेंस है मतलब एज पर लॉ है। तो राइट कब राइट होगा? जब वो सही होगा, एज पर लॉ होगा, एथिकल होगा और सेंसिबल होगा, तभी वो राइट होगा एज पर द रूल्स ऑफ लॉ, नॉट इन जनरल। इन जनरल तो राइट मतलब हक है। तो इन अ कॉन्क्रीट सेंस राइट मीन्स अ पावर and a privilege. Right has been defined as that which a man is entitled to have, to do or to receive from others within the limits prescribed by the law. Law के limits में ही रह के अगर कोई चीज़ है जो मैं किसी से ले सकती हूँ या मुझे हक है कुछ करने का, to do or to receive from someone, that is called the right. So right is defined that when a man is entitled to have or to do or to receive from others but within the limits prescribed by law. Is that right? Now इसमें भी jurist Salmon again नाम आया. Salmon says right is an interest recognized and protected by rule of law. Very simple. Right is an interest जो recognize है, protected है by the rule of law. As per Austin, a party has a right when another or other are bound or obliged by law to do or forbear something towards or regard to him. Same ही है, सिर्फ वो एक्टिव पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है. A party has a right when another or others are bound, मतलब उसमें ये था कि to receive or to do or to get something. इसमें ये है कि right ऐसी चीज़ है जब
आप बाउंड हो, आप ऑब्लाइज्ड हो लॉ के लिए टू गिव समवन टू समथिंग। तो अगर उसका हक है तो कोई ना कोई उसको उसका हक दे रहा है। अ राइट इज अ एबिलिटी possessed by a person to control others एक्शन। मतलब मेरा ये हक है कि ये सामने वाला बंदा मुझे अचानक से आके मारेगा नहीं, तो मतलब मैं उसके एक्शन को कंट्रोल कर रही हूँ, तो वो भी मेरा राइट है। एंड सेल्फ प्रोटेक्शन विथ द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ लॉ। जो भी लॉ के असिस्टेंस के हिसाब से ही ऑब्वियसली राइट जो है उसकी मीनिंग होगी। जो एज पर कंट्री राइट होगा वही सबका राइट होगा। राइट टू स्पीच ये राइट है सबके लिए, तो ये कंट्री के लिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। ये राइट टू स्पीच जो है वो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को नहीं दिया गया है। इट विल बी एज पर दी रेगुलेटरी बॉडी, इट विल बी एज पर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो लॉ फ्रेम किए हैं उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ है तो वो राइट है। कॉमन लॉ इज़, अब हम लोगों ने ये देखा था कि कॉमन लॉ का डेफिनेशन क्या है। हम लोगों ने जब टॉर्ट्स का चैप्टर पढ़ा था ना, तब भी हमने देखा था कि कॉमन लॉ जो है ना एक्चुअली इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड ओनली। तो कॉमन लॉ जो है इज़ अनरिटन लॉ डेवलप्ड बाय जजेस। कॉमन लॉ एज अ लॉ ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ है। कॉमन लॉ का मतलब क्या है हमारी पढ़ाई में या हमारे प्रोफेशन में? कॉमन लॉ मतलब वो है डेवलप्ड बाय जजेस थ्रू कोर्ट डिसीशंस एंड प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब पास्ट डिसीजन, जो भी कोर्ट ने सिमिलर केसेस में पास्ट डिसीजन लिए हैं और जो भी कोर्ट ने अभी तक डिसीजन लिए हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस ने जो भी डिसीजन लिए हैं, उन डिसीजन के बेस्ड पे जो लॉ बना है उसको कॉमन लॉ बोला जाता है। अदर से कोई लॉ, अदर से कोई इसके CPC सेक्शंस, ऐसा कोड ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन लॉ जो है इज बेस्ड ऑन प्रीवियस केस लॉज बेसिकली। एंड नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स। देर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइट्स, 4 आर इम्पॉर्टेंट। उसमें से द फर्स्ट वन इज इट इज़ वेस्टेड इन अ पर्सन हु इज़ अ ओनर ऑफ राइट। मेरा राइट मेरे पास ही है, मेरा राइट किसी और के पास नहीं है, सिंपल। सेकेंड थिंग, इट अवेल्स अगेंस्ट अ पर्सन अपॉन whom lies the correlative duty। अगर मेरे लिए कोई चीज़ राइट है और वो कनेक्टेड है किसी और से, फॉर एग्जांपल मेरा ये राइट है कि मैं मुझे कोई आके रास्ते पे मार के नहीं जाएगा, तो ये जो राइट है वो मैं अकेले ही नहीं एंजॉय कर सकती हूँ। इसके लिए इट इज़ अगेंस्ट अ पर्सन whom lies the correlative duty। सामने वाले की ये ड्यूटी है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो मेरे लिए वो राइट है। तो ये कोरिलेटेड होते हैं, ड्यूटी एंड राइट। अगर एक इंसान के लिए वो ड्यूटी है, दूसरे इंसान के लिए वो राइट है। इट ऑब्लिगेट्स द पर्सन ऑन whom राइट इज वेस्टेड टू अंडरटेक एन एक्ट और टू अवॉइड एन एक्ट थ्रू ओमिशन और बाय कमीशन इन फेवर ऑफ द पर्सन। ये ऑब्लिगेट करता है पर्सन को कि टू whom राइट इज वेस्टेड, जिसको राइट दिया गया है, टू अंडरटेक एन एक्ट और अवॉइड एन एक्ट। मतलब राइट जब मिलता है तो आपको कंपलसरी नहीं है कि वो आपको करना ही है। यू हैव अ राइट टू वोट, बट आप उस पर एक्ट करो या अवॉइड करो या ओमिट ही कर दो, वो आपके ऊपर है, बट राइट आपके पास है। तो ये ऑब्लिगेशन किसके पास है उस राइट को लेना? उसी के पास जिसको ये राइट मिला है। तो इट ऑब्लिगेट्स द पर्सन जिसको ये राइट मिला है, ऑब्लिगेट्स द पर्सन ऑन whom द राइट इज वेस्टेड टू अंडरटेक, मतलब जाओ आप, टू एक्ट ऑन इट, उसको वोट दो, और टू अवॉइड या मत, वोटिंग के लिए मत जाओ। तो ये, और टू एक्ट थ्रू ओमिशन, या तो फिर जाओ ही मत, वॉट एवर जो भी है वो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है। एंड लास्ट पॉइंट, एवरी राइट हैज़ अ टाइटल दैट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। हर राइट का एक नाम है, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट। तो एज पर लॉ हर राइट का एक अलग नाम है, इट हैज़ अ टाइटल। अब राइट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, बेसिकली 2 टाइप्स, आइदर लीगल और मॉरल। मॉरल जो राइट्स हैं वो मॉरली अगर कोई चीज़ आप रॉन्ग कर रहे हो तो वॉयलेशन होगा मॉरल राइट्स का। अगर मॉरल ड्यूटी है, आप रेस्पेक्ट कर रहे हो किसी मॉरल चीज़ को, मॉरल राइट का रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो मॉरल ड्यूटी है। काइंड्स ऑफ राइट्स 2 हैं, एक लीगल है, एक मॉरल है।
मॉरल में ये होगा कि वायलेशन वुड बी मॉरली रॉन्ग, और अगर आपने मॉरली कोई चीज़ अच्छी की है तो इट विल बी अ मॉरल ड्यूटी। आपने मॉरली कोई काम सही किया तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, और अगर मॉरली आपने कोई गलत किया है तो आपने उस जो राइट है उसका वायलेशन किया है। नाउ मॉरल के बारे में हम नहीं पढ़ते लॉ में, हम लोग पढ़ेंगे लीगल के बारे में। तो लीगल जो राइट्स हैं, देर आर 11 टाइप्स ऑफ लीगल राइट्स, जो क्वेश्चन आया है काफ़ी बार। इसके एक दो राइट तो हमेशा आते ही है, और नहीं भी आते हैं तो भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इट विल हेल्प इन अदर स्टडीज, अदर सब्जेक्ट्स। तो द फर्स्ट वन इज परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट लॉज। अ परफेक्ट, सॉरी राइट, हाँ माय बैड, perfect and imperfect rights. A perfect right is a one which corresponds to perfect duty, enforceable by law. अगर कोई चीज़ लॉ के मुताबिक राइट है तो वो परफेक्ट राइट है, और इनपरफेक्ट वो होगा जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। एंड ये हो गया फर्स्ट वन, परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट राइट्स। सेकेंड इज इनहेरिटेबल एंड अनइनहेरिटेबल राइट्स। जो राइट हमको इनहेरिटेबल है, मतलब इफ़ अ राइट इज़ इनहेरिटेबल इफ़ इट सर्वाइव्स इट्स ओनर, अगर कोई राइट किसी बेटे को है, उसके फादर को प्रॉपर्टी, उसके फादर की प्रॉपर्टी उसको मिल रही है और वो इनहेरिट हुआ है राइट, तो वो इनहेरिटेबल राइट है। कोई ऐसा राइट है जो इनहेरिट नहीं हो सकता है, उसका फादर उसके बेटे को नहीं दे सकता। कोई ऐसा राइट है जो उनके साथ ही चला गया, फॉर एग्जांपल उनकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, तो अगर उनको राइट था उस कंपनी में, अगर वो कंपनी ही प्रोप्राइटरशिप थी, तो वो इनहेरिट नहीं हो सकती है उनके बेटे के लिए, क्योंकि उनका पैन नंबर ख़त्म हो गया जब वो एक्सपायर हो गए। तो ऐसे वाले राइट जो है वो अनइनहेरिटेबल है। द राइट्स विच डाइज विथ हिम आर अनइनहेरिटेबल, और जो इनहेरिटेबल है वो सर्वाइव्स इट्स ओनर, जो अ फादर कैन गिव टू हिज सन, तो वो इनहेरिटेबल राइट्स। Third one is principal and accessory rights. A principal right is a main right vested in a person under the law. An accessory right is a secondary right which is connected and arises out of principal right. अगर कोई principal right है, एक basic right है किसी के पास, और उससे related secondary right है, मतलब उसके वजह से वो right arise हुआ है, तो वो secondary right है। अगर किसी सन का अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट है तो वो उसका फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल राइट है। प्रिंसिपल राइट के साथ सेकेंडरी राइट आता है, या फिर उसको बोलते हैं एक्सेसरी राइट, कि अगर उसका राइट है कि प्रॉपर्टी में उसका हक है, तो फिर उसका राइट ये भी है कि उस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी फर्नीचर है उस पर भी उसका राइट है। तो वो क्यों आया? क्योंकि पहला राइट उसके पास है, प्रिंसिपल राइट उसके पास है, इसीलिए उसके पास एक्सेसरी या सेकेंडरी राइट आया है। तो प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट। नाउ अ राइट इन रेम एंड अ राइट इन पर्सोनम, ये हमने टॉर्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। राइट इन रेम मतलब राइट इन रेम विच इज़ ऑब्लिगेशन ऑन द वर्ल्ड एट लार्ज, जो जनरल सबके लिए एप्लीकेबल है, वो राइट इन रेम है। एंड राइट इन पर्सोनम कैसा है? जो इम्प्लाइज टू अ इंडिविजुअल पर्सन और स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन। फॉर एग्जांपल अगर कोई दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मेरा ये राइट है कि मैं जो परसेंटेज है वो मेरे सामने वाले पार्टी से लूँगी, तो वो राइट सिर्फ मेरे लिए है, तो दैट इज़ राइट इन पर्सनम। बट राइट इन रेम क्या होता है कि जनरल जो वोट करने का राइट है वो सबके पास है, तो दैट इज़ राइट इन रेम। अगर इन जनरल है तो राइट इन रेम REM, एंड राइट इन पर्सनम। ये डिस्टिंक्शन भी आता है और ये सब सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं आएगा ही, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सनम। नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट इज सिमिलर टू प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट्स जो हमने पढ़ा। प्राइमरी राइट्स कैन बी क्रिएटेड एंड स्टैंड विदाउट एनी कनेक्शन टू राइट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। कोई अपने आप से कोई राइट है ऐसा जो प्राइमरी है, मतलब विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट इंडिपेंडेंट है, उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो प्राइमरी राइट है। सेकेंडरी राइट तब अराइज होगा जब प्राइमरी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई राइट बना है, तो वो सेकेंडरी राइट है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। अब जिसमें पॉजिटिव ड्यूटी है वो पॉजिटिव राइट है, और जिसमें नेगेटिव ड्यूटी है, मतलब जिसमें नेगेटिव राइट्स हैं विच इज़ नॉट एज पर लॉ, तो वो नेगेटिव राइट्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई ओन अ हाउस, माई एन्जॉयमेंट ऑफ हैविंग
the right over the house is complete until someone disturbs in the enjoyment of that right by entering my house without my permission. तो इसमें राइट ये है, पॉजिटिव राइट ये है कि मैं मेरे घर में आराम से एंजॉय करूं अपनी प्राइवेसी को, तो वो मेरा राइट है. और अगर कोई मेरे घर में आके विदाउट माय परमिशन आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो वो नेगेटिव राइट है, वो उसका राइट है नहीं, वो नेगेटिव राइट एक्सेस कर रहा है. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड राइट्स. An absolute right gives to the person to whom it always inheres the uncontrolled over the object for all purposes. Absolute मतलब जनरल अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, एब्सोल्यूट मतलब कि जो फिक्स्ड है, पता है सबको, स्पेसिफिक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो वो एब्सोल्यूट राइट है. और क्वालिफाइड राइट मतलब कि उसमें कुछ कंडीशंस है, कोई सर्कमस्टेंसेस है, वो होगा तो ही आपको वो राइट मिलेगा. तो क्वालिफाइड राइट्स आर जहाँ पे कोई सर्कमस्टेंसेस हो, किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हो. क्वालिफाइड हो मतलब नॉट एज पर क्वालिफिकेशन. क्वालिफाइड मतलब ये होता है ऐसे केसेस में, या क्वालिफाइड की दो मीनिंग होती है रादर, कि जो स्पेसिफिक ऑन सम अदर थिंग हो. एंड एब्सोल्यूट जो एब्सोल्यूट है, जो अनकंट्रोलेबल है, जो ऐसे ही रहेगा, फिक्स्ड है. एंड नेक्स्ट इज legal rights. Legal rights are available when a person seeking to enforce the right for his own benefit. तो वो legal right बोला जाएगा क्योंकि वो equitable right है as per the law. And next is proprietary and personal rights. The aggregate of man's proprietary rights constitutes his state, his assets or his property. कोई भी प्रोपराइटरी राइट्स कब किसको मिलेंगे? जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे रिलेटेड जो राइट्स है, मेरी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, मेरी स्टेट के रिलेटेड, मेरे एसेट्स के रिलेटेड, मेरी जो भी सब चीज़ें हैं, मेरे पर्सनल चीज़ें जो है, तो उसको बोलेंगे प्रोपराइटरी राइट्स. अ टोटल ऑफ मैंस पर्सनल राइट्स ऑन अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूट्स दैट ही इज़ अ फ्री मैन, ही इज़ अ फादर, ही इज़ अ हस्बैंड, एंड पर्सन हैज़ राइट टू respect of relations, respect of material things, respect of reputation. तो ये जनरल चीज़ें हो गई. पर्सनल राइट्स मतलब क्या होते हैं? जो सबके लिए होते हैं. पर्सनल राइट्स है, सबके पर्सनल राइट है कि आई हैव अ राइट टू स्पीच, आई हैव अ राइट टू गेट, मुझे मेरी रेपुटेशन को सब लोग रेस्पेक्ट करने चाहिए. ये जो राइट है वो जनरल है, वो पर्सनल राइट्स हो गए. बट प्रोप्राइटरी राइट्स आर जो कि मेरी प्रोप्राइटरी से रिलेटेड है, मेरे खुद के हैं, मेरे एसेट से रिलेटेड हैं, मेरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मेरे खुद की जो पर्सनल चीज़ें हैं उससे रिलेटेड है. जबकि पर्सनल चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है प्रोप्राइटरी में, बट नाम पर्सनल राइट उसका है जो जनरल है, जो कि रेस्पेक्ट फॉर हिज ओन पर्सन, रेस्पेक्ट फॉर रिलेशंस, ये सब जो है वो पर्सनल राइट्स में आते हैं. नाउ पब्लिक राइट एंड अ प्राइवेट राइट. अ पब्लिक राइट इज possessed by every member of public. A private right is available to individuals. For example, a right to own a house or a car is a private right. अगर मैं मेरी कार को ओन कर रही हूँ, मैं मेरे घर को ओन कर रही हूँ, तो ये मेरा प्राइवेट राइट है. और पब्लिक राइट तो वो जनरल पब्लिक सबके पास है, तो वो पब्लिक राइट है. एंड लास्ट इज vested right or contingent right. A right become vested in a person when all events necessary to vest in it the owner have taken place, but the right is conditional if it is dependent. अब ये कॉन्टीजेंट राइट या वेस्टेड राइट ये होता है कि जो कंडीशनल है, किसी पे डिपेंड है. कॉन्टीजेंट जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है जैसे कि, तो मतलब अगर ऐसा हुआ तो ये राइट आपको वेस्ट होगा, या तो फिर आपको इस कंडीशन में ये राइट ऐसा मिलेगा. इसके एग्जांपल्स बहुत आएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, तो दैट वेरी टाइम ये टर्म्स यूज़ होंगे. दिस इज़ द रीज़न कि इतना एलॉबरेट किया गया है इसमें. तो राइट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में राइट 3 तरह, अभी तो हमने 11 तरह के राइट्स पढ़े, बट राइट्स लॉ के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से 3 टाइप्स के हैं. नेचुरल लॉज, सिविल लॉज, या फिर नेचुरल राइट्स. माय बैड, हाँ, जस्ट मिस्टेकिंग, पार्डन मी. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से 3 तरह के राइट्स हैं: नेचुरल राइट्स, सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स.
अभी नेचुरल राइट्स जो नेचुरली सबके लिए है कि सबको फ्री एयर मिल रही है, फ्री सनलाइट मिल रही है, वो नेचुरल राइट्स हैं। सिविल राइट्स है कि सबको सिविल जो जनरल है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कोई मेरी मान हानि नहीं करना चाहिए, तो वो सिविल राइट्स है। पॉलिटिकल राइट्स है कि राइट टू वोट है, तो वो सब पॉलिटिकल राइट्स है जो लेजिस्लेशन में लिखे हुए हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ राइट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नाउ टॉकिंग अबाउट ड्यूटी, राइट हो गया, अभी ड्यूटी की बात करते हैं। तो ड्यूटी एक ऑब्लिगेशन है, ऐसा जनरली बोल सकते हैं, बिकॉज उसका डेफिनेशन ही यही बोलता है एज पर सेलमन। अगेन सेलमन इज अ जूरिस्ट, एक्सपर्ट इन अ लॉ। अ ड्यूटी इज एन ऑब्लिगेटरी एक्ट, ये एक ऑब्लिगेटरी एक्ट है, ये एक ऑब्लिगेशन है। इट इज़ एन एक्ट ऑपोजिट ऑफ विच वुड बी रॉन्ग। अगर कोई चीज़ रॉन्ग है, उसका ऑपोजिट है, तो वो आपकी ड्यूटी है, मतलब राइट है। जो राइट मतलब सही वाला राइट, नॉट हक वाला राइट। अ ड्यूटी इज एन एक्ट विच वन ऑट टू डू, एन एक्ट द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच विल बी रॉन्ग। अगर आपने ये नहीं किया तो रॉन्ग होगा। ड्यूटी को अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो वो रॉन्ग होगा, मतलब ड्यूटी जो है वो राइट है। अगर आपने कुछ भी उसको परफॉर्म नहीं किया ड्यूटी को, देन यू विल बी अ रॉन्ग डूअर। To describe a duty to a man is to claim that he ought to perform certain acts. कुछ चीज़ें हैं जो सब certain act जो है वो करने हैं। Duty means a human action which is in conformity with the laws. Conformity मतलब in line of laws, in accordance with the laws. Law के हिसाब से है वो, which require us to obey them. In its use, the word duty is a correlative of right. Of course duty right के साथ ही आएगा। अगर कोई चीज़ मेरा right है तो वो किसी और की duty भी है। Thus whenever there exists a right in one person, there also rests a corresponding duty upon some other person or other persons generally. अगर मेरा right है कि कोई मुझे गाली नहीं दे, तो ये बाकी सब लोगों की ड्यूटी है कि वो लोग मुझे गाली नहीं दें। तो किसी एक पर्सन या जनरल पर्सन्स के लिए वो ड्यूटी है और वो चीज़ मेरे लिए राइट है। सिमिलरली मेरे लिए ड्यूटी है कि मैं किसी को कुछ भी इंसल्ट ना करूं या डिफेम ना करूं, तो वो उसकी ड्यूटी, वो उसका राइट है कि वो डिफेम ना हो, और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं डिफेम ना करूं। तो राइट एंड ड्यूटी आर को रिलेटेड, करस्पॉन्डेंस है दोनों का, करस्पॉन्डिंग ड्यूटी होगी अगर कोई राइट होगा तो ड्यूटीज़ अगेन भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी। पॉजिटिव ड्यूटी इज़ व्हेन अ पर्सन इज ऑब्लाइज्ड बाय लॉ टू डू एन एक्ट, एंड अ नेगेटिव व्हेन वन मस्ट एब्सटेन। अगर कोई चीज़ नहीं करनी है तो वो नेगेटिव ड्यूटी होगी, और अगर कोई चीज़ करनी है वो पॉजिटिव ड्यूटी होगी। अगेन ड्यूटी कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ड्यूटीज़ जो होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी, वेयरएज सेकेंडरी ड्यूटीज़ जो होंगी वो इसलिए आ रही होंगी क्योंकि प्राइमरी ड्यूटी है। द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन, इसका एग्जाम्पल ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का। अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन नॉट टू इंजोर एनीवन इज़ अ प्राइमरी ड्यूटी। पहली बात तो ये है कि हम किसी को इंजोर नहीं करेंगे, किसी को इंजुरी फॉर एग्जाम्पल नहीं पहुंचाएंगे, ये मेरी जो है वो ड्यूटी है। लेकिन अगर इंजोर हो गया तो मेरी सेकेंडरी ड्यूटी आ जाती है कि मैं उसको कॉम्पेंसेट करूँ। But to pay compensation if he has injured someone is a secondary duty. तो secondary duty कब arise होगी? जब primary duty होगी तो ही। primary duty ये है कि मैं किसी को injure ना करूँ, और अगर injure किया then it is a secondary duty that I should pay compensation. तो duties and rights are correlated and as per Austin some duties are absolute, but कोई ऐसी भी duties है जिसका कोई correspondence right नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शंस है। मतलब हम जो बोल रहे थे कि ड्यूटी एंड राइट्स को रिलेटेड है, बट एज पर ऑस्टिन, जो कि सही भी है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर ड्यूटी के रिलेटेड कोई ना कोई राइट हो और हर राइट के रिलेटेड को रिलेटेड कोई ना कोई ड्यूटी हो। तो सम ड्यूटीज़ आर एब्सोल्यूट, मतलब उसके लिए कोई रिलेशन किसी राइट का नहीं है। दे हैव नो करस्पॉन्डेंस राइट। एब्सोल्यूट ड्यूटी कैन बी एनफोर्स्ड क्रिमिनली। ड्यूटी इज़ नॉट टू किल वन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल कि खुद को मारना, ये हमारी नहीं मारना, ये हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी इज़ नॉट टू किल वन सेल्फ। एंड इफ़ अ पर्सन अटेम्प्ट्स सुइसाइड, अगर वो सुइसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और वो
ऑब्वियसली बच जाता है तो लॉ विल पनिश। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एब्सोल्यूट ड्यूटी हुई, इसकी करस्पॉन्डेंस कोई राइट नहीं है। अगर आपने ये ड्यूटी फॉलो नहीं की और अगर कोई खुद को मारने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो अगर वो बच जाए तो लॉ विल पनिश है। तो ये जो ड्यूटी है वो एब्सोल्यूट है, इसका कोई कोरिलेटेड राइट नहीं है। एंड सिमिलरली जैसे राइट कैन बी मॉरल और लीगल, ड्यूटी में ऑल्सो बी मॉरल और लीगल। A moral duty is that the class of moral obligations which lie outside the legal sphere but depend on ethics. Moral duties वो होंगी जो ethically सही है, morally सही है, और legal duties वो हैं जिसमें which is legally enforced by the law, the obligation arising from the contract, अगर कोई contract कर रहा है या जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो होंगी लीगल ड्यूटीज़, और मॉरल ड्यूटीज़ तो हमने पढ़ा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज़ रॉन्ग। रॉन्ग हमने रॉन्ग का पार्ट हमने टॉट में बहुत कवर किया। तो रॉन्ग जो है वो दो टाइप के होंगे, आइदर क्रिमिनल होगा आइदर सिविल होगा। अगर वो सिविल रॉन्ग है तो वो टॉट के जो ब्रांच में है उसमें चला जाएगा, इट विल गो इनटू द ब्रांच ऑफ टॉट अगर वो सिविल रॉन्ग है तो। लेकिन अगर वो क्रिमिनल रॉन्ग है तो दैट विल बी डीलिंग विद द क्राइम्स। अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ अनदर, एन इन्वेजन ऑफ राइट टू पार्टीज हु सफर, स्पेशली अ टॉट। इफ अ पर्सन सेल्स गुड्स टू अनदर फॉर सम प्राइस एंड टेक द गुड्स without paying the price, then it is wrong done by the person who has not paid up. अगर तो ये हुआ टॉट, क्योंकि ये सिविल रॉन्ग है। अगर किसी पर दो पर्सन ने डील किया है फॉर सम गुड्स और उसने गुड्स ले लिए और पैसे नहीं दिए, तो जिसने पे नहीं किया उसने रॉन्ग किया। उसने क्या रॉन्ग किया? वो सिविल रॉन्ग किया। तो ही विल बी कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ टॉट। सो the law is divided broadly into two branches. One is criminal branch and another is civil branch. मतलब it can be civil wrong or it can be criminal wrong. A distinction between a crime and a civil wrong cannot be found in nature of act itself. किसी एक एक्ट को लेके आप बहुत सारे ऐसे एक्ट होंगे जहाँ पे you will not be able to compare कि ये सिविल रॉन्ग है कि क्रिमिनल रॉन्ग है कि दोनों है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे। फॉर इंस्टेंस व्हेन आई गो आउट ऑफ टाउन फॉर अ हॉलीडे एंड जैसे कि ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें सिविल रॉन्ग भी होगा और क्रिमिनल रॉन्ग भी होगा। अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ, फॉर एग्जांपल हॉलीडे पे जा रही हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 10 डेज़ के लिए, और मैंने मेरे नेबर को बोला कि मेरा डॉगी जो है आप उसको संभालना, एंड शी सेड ओके आई विल टेक केयर ऑफ, शी प्रॉमिस्ड मी कि ओके आई विल टेक केयर। एंड देन व्हाट शी डिड, उसने वो डॉग को सेल कर लिया। और तो अभी इसमें क्या हुआ, उसने इस डॉग को सेल कर लिया तो उसने दो रॉन्ग किए। एक तो उसने सिविल रॉन्ग किया जो कि मेरे साथ उसने सिविल रॉन्ग किया कि मेरा जो उसने मुझे बोला था, मेरा जो ट्रस्ट उसने तोड़ा। उसने मुझे बोला था कि आई विल टेक केयर ऑफ योर डॉग। तो फर्स्ट थिंग इज़ शी डिड सिविल रॉन्ग। सेकेंड थिंग मतलब उसने जो ट्रस्ट तोड़ा उसकी वजह से वो सिविल रॉन्ग में आ जाएगा। और सेकेंड थिंग उसने जो पैसे मिले उसको, वो पैसे भी मुझे नहीं दिए, तो उसने इसमें क्राइम भी किया। तो ये एग्जाम्पल को मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा अच्छा है मतलब समझने के लिए कि सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बुक में, लेकिन ये जो है ये बहुत ईजीएस्ट है फॉर रिमेम्बरेंस कि व्हेन आई गो आउट ऑफ टाउन फॉर अ हॉलीडे एंड एनट्रस्ट माई dog with my neighbor for safekeeping, and the neighbor sells my dog and appropriates the proceeds for himself, he commits criminal breach of trust as well as civil wrong, a breach of contract with me to keep the dog safe and sound. एक तो उसने डॉग को नहीं रखा, ऊपर से उसने डॉग को बेच भी दिया। तो from the above example we can see that the true distinction between the crime and civil wrong can be found in one act. If a wrongful act is liable to be followed by criminal proceedings, then that act is regarded as crime. अगर कोई wrongful act है जो ऑलरेडी पहले सिविल है लेकिन उसने फिर उसमें क्राइम भी किया है, तो और ऑफेंस किया है कोई चीज़, ऑफेंस का भी डेफिनेशन आएगा। If it is liable to be followed by civil proceedings also,
then that act is called as civil wrong as well as crime. So ये both है, crime भी है और civil wrong भी है. तो इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या होगा, ये हम लोगों ने टॉट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सिविल रॉन्ग होता है तो पर्सन विल सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ, एंड इफ इट इज़ क्रिमिनल रॉन्ग तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन होगा इन कोर्ट ऑफ लॉ. सो वर्ड्स अलग हैं, वहाँ पे सूट यूज़ होगा और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन यूज़ होगा. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि रिट पेटिशन क्या होती है. हम लोगों ने पढ़ा था प्लेंटिफ का मतलब द पर्सन जो केस लेके आएगा, जो सूट करेगा वो प्लेंटिफ होगा, और जिसके ऊपर करेगा वो डिफेंडेंट होगा. ये भी डेफिनेशंस इसमें हैं बट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हैं तो आई डोंट वांट टू रिपीट. एंड अभी रिट पेटिशन जो होगा, रिट पेटिशन में कैसा है कि जो पेटिशन जो पार्टीज होगी उसमें जो पेटिशन लेके आएगा वो होगा पेटिशनर, एंड जिसके ऊपर होगा, जिसको रेस्पॉन्ड करना है वो होगा रेस्पोंडेंट. ये जनरली अगर आप लोगों ने मैट्रिमोनियल मैटर्स के केसेस देखे होंगे तो उसमें पेटिशन होती है, रिट पेटिशन होती है. एक्चुअली रिट पेटिशन जो पेटिशन नॉर्मल पेटिशन इन द केसेस ऑफ मैट्रिमोनियल मैटर्स, उसमें कैसे होगा, एक पेटिशनर होगा. ये हम लोगों को इस सब्जेक्ट में जो पेटिशन है उसका फॉर्मेट भी समझाया गया है कि कैसे होना चाहिए फॉर्मेट, द बॉडी, फिर टाइटल, फिर लास्ट में व्हाट रेमेडी यू वांट, वो सब है उसमें डिटेल में, वो भी हम करेंगे. दैट इज़ इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करियर ऑल्सो. इवन करियर नहीं भी करना है तो भी वी शुड नो इफ़ वी आर फ्यूचर एडवोकेट और लॉयर्स. So in case of writ petitions, the parties are called petitioner who make the formal application to court. जो application करेगा कोर्ट में वो petitioner होगा, और जिसको respond करना है, जिसके लिए वो है, तो the person will be respondent. अभी writ petition जो होता है ना, generally formal application filed in a higher court like Supreme Court or High Court requesting to issue a writ. That is, ये रिट पेटिशन होता क्यों है? अल्टीमेटली व्हाट वी आर आस्किंग कोर्ट टू डू, वी आर आस्किंग जजेस, वी आर आस्किंग कोर्ट टू गिव अस अ रिटन ऑर्डर कमांडिंग समवन टू परफॉर्म और टू स्टॉप परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक एक्ट. ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, रिटन ऑर्डर मिलने के लिए हम रिट पेटिशन डालते हैं. यूजुअली रिट पेटिशन जो है वो हायर कोर्ट में जाती है. तो रिट पेटिशन के जो आर्टिकल है वो इम्पॉर्टेंट है. इशूड बाय सुप्रीम, अगर रिट पेटिशन सुप्रीम कोर्ट से इशू हुई है तो दैट विल बी अंडर आर्टिकल 32. इफ़ इशूड बाय हाई कोर्ट दैट विल बी अंडर आर्टिकल 226. एंड टाइप्स ऑफ रिट पेटिशन जो है वो इसी चैप्टर में आगे आएंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हम आगे करेंगे. नाउ उसके बाद है रेमेडी. व्हाट इज़ रेमेडी? तो हम लोगों ने पढ़ा है ये टॉट में कि व्हेन अ लॉ रिकॉग्नाइज अ राइट, अगर कोई राइट है तो उसके अगेंस्ट रेमेडी है. मतलब राइट है लेकिन अगर उस राइट का वायलेशन हुआ तो क्या रेमेडी है? तो द एनफोर्समेंट ऑफ राइट इज़ अ रेमेडी. जो राइट का एनफोर्समेंट है वो ही उसकी रेमेडी है. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रेमेडीज़ फॉर टॉर्ट्स हमने पढ़ा है. तो रेमेडीज़ कौन सी हो सकती है? जुडिशली भी हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल भी हो सकती है. जुडिशियल रेमेडीज़ आर रेमेडीज़ विच आर अफोर्डेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, while extrajudicial remedies are those which are available to party in certain cases of torts done by his own act. मतलब कैसा होगा कि जुडिशियल रेमेडीज़ मतलब अगर किसी ने किसी के साथ कुछ रॉन्ग किया, किसी ने चलते चलते किसी गाड़ी को उसका एक्सीडेंट किया या उसका कुछ भी नुकसान हुआ, तो ही कैन गो जुडिशियल ऑल्सो एंड इट कैन बी डन एक्स्ट्रा जुडिशियल ऑल्सो. एक्स्ट्रा जुडिशियल ऐसे इन कि दिस विल बी 1 सेकंड, हाँ 10 मिनट्स. तो तो एक्स्ट्रा जुडिशियल में कैसा होगा कि वो जो है वो डैमेजेस के लिए दे देगा
उसमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो उसको दे देगा. मतलब आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द प्रोसीडिंग्स अगर कुछ सेटल कर रहे हैं तो वो होगा एक्स्ट्रा जुडिशल. और जुडिशल मतलब अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहा है तो एक्स्ट्रा जुडिशल में क्या होगा, आइदर अवॉर्डिंग ऑफ डैमेजेस होगा और ग्रांटिंग ऑफ इंजंक्शन होगा. इंजंक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट टर्म है. उसका डेफिनेशन है एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ टू डू और नॉट टू डू समथिंग. अभी ग्रांटिंग ऑफ इंजंक्शन मतलब कैसा होगा ना कि कोई केस है जिसके लिए ऑलरेडी सबको पता है कि अगर ये वाला कायदा आपने तोड़ा तो उसके लिए ऐसा करना पड़ता है, तो दे नो कि ऐसा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने रेंट पे किसी को घर दिया है और उसने जब वो छोड़ रहा है तो उसने देखा कि ये डैमेजेस हुए हैं, तो वो हर बार कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी भी अपना सकते हैं. मतलब क्या, उनको पता है कि कोर्ट में जाएंगे तो भी क्या होने वाला है, वो बोलेंगे कि जितना आपने नुकसान किया है उतना आप इसको अमाउंट डिडक्ट करके उसका जो भी डिपॉजिट होगा उनके पास, ओनर के पास जो भी डिपॉजिट होगा वो माइनस करके आप दे दो. तो ये एक्सेप्टेड है, सबको पता है कि ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है जो अवेलेबल है. तो एक्स्ट्रा जुडिशियल जो रेमेडी है, जो इंजंक्शन है, इंजंक्शन मतलब ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ लॉ टू डू और नॉट टू डू समथिंग. हमें पता है कि ऐसा कोई लॉ है जो यूजुअली एक्सेप्टेड है, तो इन दैट केसेस एक्स्ट्रा जुडिशियल जो एस्पेक्ट है वो भी फॉलो हो सकता है. इन द केसेस ऑफ टॉर्ट, क्रिमिनल में आप अपने आप से सेटलमेंट नहीं कर सकते हो. स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिस्टिट्यूशन हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन, कुछ अमाउंट मिलना, कुछ अच्छा फेयर अमाउंट मिलना. तो वो उस प्रॉपर्टी का अगर आपने कोई अमाउंट उसको कंसिडरेशन दे दिया, इन दैट केस ऑल्सो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी इज अवेलेबल. नाउ कमिंग टू फैक्ट. फैक्ट हम सबको पता है कि फैक्ट है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो सच है वो फैक्ट है. बट अ थिंग डन, एन एक्शन परफॉर्म्ड or an incident transpiring an event or circumstances, an actual occurrence, कुछ सही में हुआ है, जो इवेंट है, जो circumstances है वो सच है, is a fact. It is an incident, an act, an event और कोई circumstance, वो fact है. जैसे कोई usually legal languages में यूज़ होता है, the fact is that कि the person is having a goodwill, is having a good reputation. तो वो फैक्ट उसको बोलने के लिए कि उसकी गुड रेपुटेशन है तो उसको कुछ बेस होना चाहिए, वो प्रूव हुआ होना चाहिए कि ये बंदे की रेपुटेशन है, तो ही हम बोल सकते हैं इन द कोर्ट कि द फैक्ट इज़ दैट मिस्टर ए इज़ रेप्यूटेड, मिस्टर ए की गुडविल है. तो उसके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए, वो फैक्ट के लिए सबूत होना चाहिए, तो ही वो फैक्ट है. अ फैक्ट इज़ अ ट्रुथ as opposed to fiction or mistake. It is opposite to fiction, it is opposite to mistakes. So fact means a narrative of events, acts, things done which shows legal liability of defendant to a plaintiff और defendant हम लोग ने already discuss किया है. And actual happening in time, जो एक्चुअल हुआ है, एक्चुअली फिजिकली हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अ गुड रेपुटेशन ऑफ एक्यूज्ड व्हेन प्रूव्ड इज अ फैक्ट. तो ये मैंने बताया. एंड पर्सन, अभी पर्सन का भी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है. अ पर्सन इज एनी बीइंग whom the law regards as capable of rights or duties when a human being or not. अगर वो, अभी पर्सन कैसा है ना, वो ह्यूमन बीइंग हो, सैलमन डेफिनेशन में ही यही है कि वो ह्यूमन बीइंग है या नहीं है, पर अगर उस पर कोई राइट्स और ड्यूटीज़ है तो वो पर्सन है. फॉर एग्जाम्पल, अनबॉर्न पर्सन, कोई अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो अभी बॉर्न नहीं हुआ है. अ चाइल्ड इन मदर्स वोम हैज़ द कैपेसिटी टू अक्वायर सर्टन राइट्स. उसमें सर्टन राइट्स को अक्वायर करने की कैपेसिटी तो है ना उसमें, तो वो पर्सन है. बट द राइट्स आर अवेलेबल टू हिम सब्जेक्ट टू हिज बीइंग बॉर्न अलाइव. अगर वो जिंदा पैदा होता है तो ही उसको राइट्स मिलेंगे, बट अगर उसमें राइट्स अक्वायर करने की क्षमता है तो वो पर्सन है. अनबॉर्न पर्सन भी एक पर्सन है एज पर लॉ. हिंदू आइडल, हिंदू भगवान भी पजेस जुडिशियल स्टेटस. हिंदू जो भगवान है
वो भी पर्सन है, मतलब आप उनको उनके ऊपर केस कर सकते हो। यू कैन स्यू, केपेबल ऑफ सुइंग, वो आप पे भी केस कर सकते हैं और आप भी उन पे केस कर सकते हो। बट हाउ, अभी अनबॉर्न चाइल्ड है या भगवान है तो वो आप पे केस करने नहीं आएंगे। बट अ पुजारी और समबडी एक्ट ऑन बिहाफ और अ गार्जियन, ऐसा कोई बंदा जो एक्ट कर रहा है उनके बिहाफ पे, तो दैट पर्सन विल बी दी एज अ बिहाफ, उनके बिहाफ पे वो एक्ट करेगा। बट हिंदू आइडल जो है उनको जुडिशियल स्टेटस है, हिंदू आइडल जो है वो पर्सन है एज पर लॉ, एज पर द डेफिनेशन ऑफ लॉ। द अनबॉर्न पर्सन इज ऑल्सो अ पर्सन, बिकॉज पर्सन वो होगा जिसको कुछ राइट्स होंगे। हिंदू आइडल के कुछ राइट्स हैं, तो जो भी राइट्स अगर है हमारे पास, जिसके भी पास राइट्स है, अक्वायर करने के राइट्स अवेलेबल है या नहीं है वो अलग की बात है। वह एक अनबॉर्न बच्चे को राइट अवेलेबल तब होंगे जब वो पैदा होगा, बट एज ऑफ नाउ ही इज capable, he is having a capacity to acquire rights, so he is a person as per the definition। तो मतलब कहने का मतलब कि पर्सन कैन बी नेचुरल और पर्सन कैन बी लीगल। अभी रोमन लॉ में तो ऐसा है कि जो स्लेव्स है वो ह्यूमन है, बट उनको लीगल पर्सन का स्टेटस नहीं दिया गया है एज पर रोमन लॉ। स्लेव्स जो है उनके हिसाब से पर्सन ही नहीं है, मतलब वो केस कर ही नहीं सकते। सिमिलरली ग्रीक लॉ में बीस्ट, जो वाइल्ड एकदम अनअट्रैक्टिव एनिमल्स जो होते हैं, वो भी उनके हिसाब से पर्सन है, लीगल पर्सन है। तो सब लॉ में अलग अलग है, तो पर्सन कुड बी एज पर द डेफिनेशन ऑफ द लॉ प्रिवेलिंग इन पर्टिकुलर कंट्री। किसी और कंट्री में जैसे स्लेव्स है वो ह्यूमन है, आप वहाँ पे नहीं बोल सकते हो कि वो लीगल पर्सन है, उनको वो राइट्स नहीं है। नाउ ऑफेंस, विल सम अप ऑफेंस और फिर बाकी का हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। और कल हम लोग क्लास नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ संडे एंड आई एम नॉट इन टाउन। तो ऑफेंस विल बी, ऑफेंस कैन बी ऑफ टू मेजर टाइप्स, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस जिस पे बेल मिल जाएगी, नॉन बेलेबल जिस पे बेल नहीं मिल सकती। और नॉन बेलेबल ऑफ, ये तो मीनिंग उसमें ही समझ में आ जाती है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या है, और वो सबको पता भी है। नाउ इसके अलावा एक कॉग्निसेबल ऑफेंस भी रहता है। तो कॉग्निसेबल ऑफेंस ये होता है जिसमें जो भी कोई पुलिस है आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप या राइट्स, ऐसी कोई भी चीज़ें की है तो वो जो है वो कॉग्निसेबल ऑफेंस में आते हैं। और बेलेबल ऑफेंस जो है उसके लिए जो सेक्शन है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी का सेक्शन 2A है। 2A ऑफ सीपीसी डिफाइंस बेलेबल ऑफेंस। एंड बेलेबल ऑफेंस, अ बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट आइदर बाय पुलिस ऑफिसर इंचार्ज और बाय द कोर्ट। बेल जो है वो कोर्ट भी दे सकता है और जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है उनको भी राइट है। और बेल ऐसे ऑफेंसेस में होगा जहाँ पे जो पेनल्टी है वो 3 साल से कम की हो। पेनल्टी इन द सेंस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा, ऐसा कोई जो गुनाह है जिसमें 3 साल से कम की सज़ा है, ऐसे वाले ऑफेंसेस ही जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस जनरली लेस सीरियस होते हैं देन नॉन बेलेबल ऑफेंस। ऑब्वियसली अगर वो नॉन बेलेबल है तो वो ज़्यादा सीरियस ही होंगे। बेल मीन्स अ रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लीगल कस्टडी, वो हम सबको पता है। बेल रिलीज ऑफ अ पर्सन लीगल कस्टडी से आपको मिला है। इफ़ एन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 years और विथ फाइन ओनली, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें से फाइन ही लग रही है, जिसमें कोई इम्प्रिजनमेंट की बात ही नहीं है, या फिर इम्प्रिजनमेंट है तो भी 3 साल तक ही इम्प्रिजनमेंट है, ऐसे वाले ऑफेंसेस के लिए बेल मिल सकती है। आगे का हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे। Thank you very much everyone. Please pardon my mistakes if any, and see you on Monday. Bye.